जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि रॉबर्ट हुक प्रतिभा के धनी, इमेजिनेशन के सरताज और कला में पारंगत एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उनकी फिजिक्स के लिए पहली खोज 1660 की है, जिसे हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। आपने स्प्रिंग वाला तराजू देखा है, या फिर एटमॉस्फेयर का दाब मापने वाला मोनोमीटर, या फिर क्लिक 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 पेन, सभी हुक्स लॉ से संबंधित हैं। उन्होंने कहा था कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू F/A। बायोलॉजी में उनका सबसे बड़ा योगदान डेड सेल की खोज थी, और इस खोज के बाद उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इसका विवरण किया और ये भी लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक छिपी हुई दुनिया है जिसे भविष्य में लोग देखेंगे। और यही पढ़ के पूरे संसार में सनसनी सी मच गई। लोग हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की खोज में लग गए। जितना हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप उतनी छुपी हुई दुनिया की खोज। और इसके बाद बायोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति सी मच गई। अब फिजिक्स में उनकी दूरदृष्टि सुनिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। 1670 के किसी भाषण में उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का फोर्स सभी आकाशीय पिंड पे पड़ता है और इसीलिए सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति से चीजें घूमती रहती, वरना ये सीधी निकल जाती। उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पे चीजों के भार बढ़ेंगे और दूरी बढ़ने पे भार घटेंगे। लेकिन क्या उन्हें ग्रेविटी के किसी भी सिद्धांत का क्रेडिट मिला? आखिर क्यों? रॉबर्ट हुक और न्यूटन के विवाद के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। अभी चर्चा करते हैं उनकी कलाओं का। हुक्स द आर्किटेक्ट। हुक साइंटिस्ट के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी थे और इस प्रतिभा को उन्होंने साइड बिजनेस भी बना रखा था। कहते हैं 1666 की भीषण आग के बाद इंग्लैंड पूरा तबाह हो गया था, तभी इन्हें इंग्लैंड का सर्वेयर बनाया गया। इन्होंने फिर से लंदन को बनाने में पूर्ण सहयोग दिया और अपने लिए पैसे भी बनाए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। रॉबर्ट हुक एज ए एस्ट्रोनॉमर, वो पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, जिसकी मदद से अपने आकाशगंगा के भी कई रहस्य सुलझाए। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जुपिटर अपने ही अक्ष में घूमता है। उन्होंने मार्स का भी डिटेल स्केच किया। अब फिजिक्स का एक और धमाका सुनिए। उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मॉडिफिकेशन किया। उनके ही प्रपोजल पर क्रिश्चियन हिगिंस ने ये कहा कि लाइट एक वेव है, जबकि न्यूटन ये कहते रहे कि लाइट एक पार्टिकल है जिन्हें वो कॉर्पस कहते थे। फिर बाद में कभी आइंस्टाइन आए और कहें कि लाइट डुअल नेचर का है, जो अब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नेचर दिखाता है। कभी ये वेव होता है तो कभी ये पार्टिकल होता है। एंकर स्कोपमेंट बना के उन्होंने पेंडुलम वॉच का भी मॉडिफिकेशन किया और बाद में बैलेंस स्प्रिंग बना के टाइम को और एक्यूरेट बना दिया तथा दीवार घड़ी को पॉकेट में घुसा लिया। अब बात करते हैं हुक्स और न्यूटन के बीच के विवाद की। कहा जाता है कटाक्ष भरे पत्रों का प्रस्थान आवागमन उन दोनों के बीच होता रहता था। हुक्स उन्हें राय दिया करते थे, लेकिन न्यूटन उनका मजाक उड़ा दिया करते थे। हुक्स थोड़े छोटे कद के थे और न्यूटन का कद काठी थोड़ा विशाल था, तो कभी कभी वो ये भी कहते थे कि साइंस का बोझ तगड़े कंधों पे रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। दरअसल शुरुआत हुई एक तंज से जो रॉबर्ट हुक ने न्यूटन पर कसा। न्यूटन अपने अथक प्रयासों से ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे और इसी दरमियान उन्होंने कहा कि प्रकाश एक पार्टिकल, जिसे वो कॉर्पस कहते थे, होता है। लेकिन क्रिश्चियन हिगिंस ने इसे वेव बताया और रॉबर्ट हुक ने भी इसे इसी बात पर जोर दिया, क्योंकि वो हिगिंस को ये पहले ही बता चुके थे। यही बात न्यूटन बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि उनकी किताब ऑप्टिका अब पब्लिश नहीं होगी, लेकिन हुक के मृत्यु के बाद ही इसे वो पब्लिश करेंगे। एक कारण ये भी माना जाता है कि न्यूटन की किताब नेचर्स प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स छपी तो बड़ी बेसब्री से हुक्स ने इसे पढ़ा,
क्योंकि ग्रेविटी के बहुत सारे सिद्धांत की परिकल्पना हुक्स ने ही न्यूटन को बताई थी, लेकिन किताब में उनका कहीं भी जिक्र न था। जब ये बातें फैली तो न्यूटन ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि हुक्स की बातों में गहराई नहीं थी, वो बस खोखली दलीलें दे रहे थे। ये सारे सिद्धांत मेरे मेहनत का नतीजा है। 1703 ईस्वी जब इस महान आत्मा ने अपनी आखिरी सांसें ली, तब जाकर न्यूटन ने ऑप्टिक्स किताब लॉन्च किया, जैसा कि उन्होंने कहा था। उनके मरने के बाद न्यूटन को रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्यूरेटर बना दिया गया। न्यूटन के क्यूरेटर बनते ही कुछ अजीब हुआ। या तो हुक के घर चोरी हुई या आग लगा दी गई, क्योंकि उनके घर में उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ न मिली। उनका कोई परिवार न था। फिर शुरू हुआ उनको बदनाम करने का प्रोपोगेंडा। कोई उन्हें जलनखोर कहता तो कोई कहता कि वो दूसरों का आइडियाज चुरा लेते हैं। लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। 300 साल के बाद उन्हें फिर से उनकी खोई हुई पहचान मिली और विज्ञान उन्हें कई दिन के लिए याद रखेगा।